नमस्कार बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने मुक्त पतन के बारे में देखा था, फ्री फॉल। हमने देखा था जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल की दिशा में गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान होता है तो उस गति को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। अर्थात पत्थर का मुक्त पतन हुआ, ऐसा हम कहेंगे। तो अब ये कंडीशन जो थी, हमने यहाँ पे परिभाषा देखिए अंडरलाइन की थी। और मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग शून्य होता है और अंतिम वेग भी क्या होता है, शून्य होता है। तो इसके फलस्वरूप हमने यहाँ देखा था कि पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है। यथार्थ रूप से हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता और वह केवल निर्वात में ही संभव है। तो कभी कभी ये आपको आ सकता है सही गलत में कि भाई हवा में मुक्त पतन हो सकता है, तो वहाँ पे आपको लिखना है नहीं या गलत। कहाँ पे होगा, निर्वात में संभव। क्यों? क्योंकि निर्वात में हवा नहीं होती है। निर्वात मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हवा का कोई भी स्वरूप न मिले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था कि क्या क्या उदाहरण लेके बताए गए थे। और फिर उसके बाद में हम लोग देखे थे कि सीधे ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गति का अध्ययन करते समय जी का मान -g लेना पड़ता है। और क्योंकि गति में त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए उसको क्या लेना पड़ता है, -g लेना पड़ता है। अब ये आपको न्यूटन के गति संबंधी समीकरण द्वारा हल करके बताया था। इन सब में प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, इसलिए सब में u 0 रखा है और बाकी जो बचा है वो आपका यहाँ पे आंसर आया है। यही समीकरण बनाया है उन्होंने। अब आगे देखते हैं इसके आगे। इसके आगे दिया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब आपने स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है 9वीं में कि स्थिति के कारण किसी पिंड में, विशेष स्थिति के कारण किसी पिंड में व्याप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और किसी पिंड की गति के कारण उसमें व्याप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं, देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सीखा है। पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण और स्थान के कारण उसमें व्याप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा 9वीं में भी थी, अभी भी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है। पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर वह बढ़ती जाती है। इसकी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो पानी की टंकी होती है वह ऊंचाई पर क्यों स्थित होती है, क्योंकि उस ऊंचाई पर स्थित होने पर उसमें एक विशिष्ट स्थिति के कारण उस पानी में एक ऊर्जा आती है और वह ऊर्जा पानी के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करती है, उपयोगी पड़ती है। इसके कारण पानी की टंकी को ऊपर बनाया जाता है। फिर अब देखेंगे, m द्रव्यमान तथा पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित पिंड का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, mgh होती है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर यह ऊर्जा शून्य हो जाती है, ऐसा हमने देखा है। h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण g का मान हम स्थिर मान सकते हैं। उपयुक्त सूत्र का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि परंतु h का मान अधिक होने पर g का मान ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है और पिंड पृथ्वी से अनंत दूरी पर g का मान शून्य होता है और पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता, इसीलिए वो अंतरिक्ष में जाने पर वह पिंड वैसे ही घूमते रहता है। इस कारण वह पिंड पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, अतः उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋण होती है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऋण कैपिटल G m/r+h के बराबर होती है। m तथा r क्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या है। तो इस तरीके से आपको बताया गया है। तो ये भी आप अंडरलाइन करके रखो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पिंड की कितनी होती है, G -G mm/r+h, जहाँ पर m क्या है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। फिर आगे देखते हैं मुक्ति वेग और पलायन वेग। मुक्ति वेग और पलायन वेग यह न्यूटन के तीसरे नियमानुसार बताया जाता है। जैसे हमने रॉकेट का प्रक्षेपण देखा है कि नहीं, कि उसको कैसे प्रक्षेप किया जाता है। तो वही यहाँ पे देखेंगे, गेंद को ऊपर फेंकने पर उसका वेग कम होते जाता है और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह हम देख चुके हैं
क्योंकि हम गेंद कभी देखो ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं उसका वेग कम होता है, ज़ीरो होता है, और वो फिर हमारे तरफ नीचे आती है। अब इसके ऊपर कौन सा बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। यह हम देख चुके हैं। एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाकर उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है, और वो वहाँ से नीचे गिरता है। उसकी अधिकतम ऊंचाई उसके वेग पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना ज़ोर से हम फेंके होंगे, जितना ज़ोर से उसका वेग होगा, उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर वह गेंद जाकर वापस आएगी। और यह किसके ऊपर निर्भर होता है? न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार। तो v² बराबर u का वर्ग धन 2as। इसमें s विस्थापन है और a है त्वरण। तो उस तरीके से हमको अब देखना है। v मतलब गेंद का अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग कहीं ना कहीं जाके वो शून्य होगी, और उस पर a जो काम कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, वो माइनस है। क्यों? क्योंकि वह विपरीत दिशा में काम कर रहा है, इसलिए। तो फिर v का मान 0 आ गया, फिर a का मान -g, और फिर उसको हम लोग देखें। इसलिए गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र आएगा? s बराबर u का वर्ग बटे 2g। इसलिए गेंद का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, गेंद उतनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी। इसका कारण यह है कि जितना अधिक प्रारंभिक वेग होगा, उतनी अधिक वह गेंद पृथ्वी के आकर्षण का प्रतिरोध कर सकेगी और उतनी अधिक ऊंचाई पर जा सकेगी। हमने ऊपर देखा है कि जी का मान भूपृष्ठ से ऊंचाई के अनुसार कम होते जाता है, और जैसे हमने पीछे देखा, अभी की ऊंचाई के अनुसार भी जी का मान कम होता है, गहराई के अनुसार भी जी का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह पर भी ध्रुवों पर और मध्य में जी का मान अलग अलग पाया जाता है। तो उसी प्रकार से यदि हम गेंद का प्रारंभिक वेग बढ़ाते हैं तो वह अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाएगी, और एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग ऐसा होगा कि उस वेग से फेंकी गई गेंद पृथ्वी पर गिरेगी नहीं। जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण होता है कि रॉकेट को इतने वेग से छोड़ा जाता है, उसके अंदर इतने प्रचंड ईंधन और का समावेश होता है कि वह वापस पृथ्वी की एक बार गुरुत्वाकर्षण बल की सराउंडिंग से अगर वो बाहर निकल गया, तब वो फिर वापस नहीं आते। तो वही दिया है कि पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। प्रारंभिक वेग के इस मान को हम क्या कहते हैं? मुक्ति वेग कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मुक्ति वेग। और मुक्ति वेग मतलब इतना वेग होना चाहिए कि वह उसको उस पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्ति मिल जाए, तो वह वापस आएगा ही नहीं। क्योंकि इस वेग से ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से मुक्ति पा सकता है, और मुक्ति वेग का सूत्र हम ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं ऊर्जा की अविनाशिता का नियम क्या होता है, आपने नवीं में ही पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। विश्व में स्थित ऊर्जा का मान क्या है? स्थिर है। फिर प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होने से पृथ्वी के पृष्ठभाग से सीधे ऊपर जाने वाले पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण यह बल अनंत दूरी पर शून्य होता है। अर्थात पिंड को इस बल से मुक्त होने के लिए अनंत दूरी पर जाना पड़ता है। अतः पिंड का अनंत दूरी पर अंतिम वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो वो यहाँ पे उन्होंने समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर और अनंत दूरी पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। यहाँ पे जो मुक्ति वेग लिया गया है, वेग की जगह शेष ऊर्जा का ये आएगा। दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा कि कुल ऊर्जा कितनी हुई। और जब अनंत दूरी पर 0 ही रहेगा तो सब 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब देखते हैं अंतरिक्ष में भारहीनता क्या है। यहाँ आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नॉलेज के लिए हमको देखना है कि हमें यह दिखाई देता है कि अंतरिक्ष में यात्री और वस्तुएं तैरती हैं। यह किस कारण होता है? अंतरिक्ष यान पृथ्वी से ऊंचाई पर है, फिर भी वहाँ जी का मान पृथ्वी के पृष्ठभाग के मान की तुलना में क्या है? 11% कम है। इस कारण अंतरिक्ष यानों की ऊंचाई ही उनके भारहीनता का कारण बनती है। उनकी भार विरहित अवस्था में उनके अवकाशयान के मुक्त पतन की अवस्था के कारण होती है। यान के कक्षा में वेग के कारण पृथ्वी पर वास्तविक रूप से वो गिरते नहीं, फिर भी उन पर केवल गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होने के कारण वे मुक्त पतन करते रहते हैं। और मुक्त पतन का वेग पिंड के गुणधर्म पर निर्भर
न होने के कारण यात्री यान और उसमें स्थित वस्तुएं समान वेग से मुक्त पतन करती हैं और इस कारण किसी वस्तु को हाथ से छोड़े जाने पर वह यात्री के सापेक्ष स्थिर रहती है और भारहीन महसूस करती है। तो इस तरीके से हमने अपना पाठ खत्म कर दिया है। अब आगे हम अगली कक्षा में दूसरा पाठ देखेंगे और इस पाठ का सवाल हम देखेंगे अभी बाद में, तो नेक्स्ट पीरियड में। तो इसलिए धन्यवाद।